India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, एपीएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। कोर्ट राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों में हुई सुनवाई के अपडेट्स देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के साथ वेस्टेड वन के रूप में घोषित 37.5 एकड़ भूमि को निजी बागान भूमि घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वास्तविक कृषकों को अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। बताते चले कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने केरल हाई कोर्ट के 2012 के फैसले को पलट दिया है और जमीन का स्वामित्व एम जमेला को वापस कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि 1957 में जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर जमीन को कॉफी और इलायची के बागानों में तब्दील कर दिया गया था और इसका चरित्र बागान के रूप में स्पष्ट था। राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि जमीन के कुछ हिस्से पर बागान नहीं थे या फिर बाद में लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि बागानों में पुराने पौधों की जगह नए पौधे लगाना एक सामान्य प्रक्रिया है। कोर्ट ने यह भी देखा कि भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में लगातार बागान के रूप में माना जाता था और वन विभाग ने भी इसे वेस्टेड वन की सीमांकन से बाहर रखा था। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वो जमीन के सीमा रिकॉर्ड को 6 सप्ताह के भीतर ठीक करें और जमेला को भूमि के कानूनन मालिक के रूप में मान्यता दी। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि वास्तविक कृषकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बागानों की प्रकृति को समझने के लिए तकनीकी और संदेहात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर और लिंग विविध व्यक्तियों को लिंग पुष्टिकरण या फिर सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जेंडर के आत्मनिर्णय का अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता और सम्मान का मामला है। अदालत ने यह भी कहा कि हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर या फिर लिंग विविध व्यक्ति सर्जरी कराने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उनके काम की प्रकृति ऐसी ना हो, वो किसी भी लिंग पहचान पर आधारित हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि किसी कर्मचारी को नियोक्ता को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता हो सकती है, हालांकि ये केवल प्रशासनिक उद्देश्यों जैसे आधिकारिक रिकॉर्ड को अद्यतन करने और दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन करने के लिए ही होनी चाहिए। अदालत ने ये टिप्पणी जैन कौशिक के द्वारा दायर एक रिट याचिका पर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी लैंगिक पहचान के कारण 2 बार शिक्षक पदों से बर्खास्त किया गया। पहली बार उत्तर प्रदेश स्थित उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमी से और बाद में गुजरात स्थित जेपी मोदी स्कूल ने उन्हें नियुक्ति देने से मना किया था। अदालत ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 9 ट्रांसजेंडर व्यक्ति की भर्ती के संबंध में भी भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। अदालत ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कार्यबल में कार्यरत और अपनी पहचान के अनुरूप सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी यानी कि एसआरएस करवाना या अपने दस्तावेजों में बदलाव करवाना चाहने वाले व्यक्तियों को ऐसा न करने के लिए मजबूर किया जाता है।
उन्हें अपनी नौकरी समाप्त होने का डर भी सताता है या उन्हें उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने के लिए कहा जाता है। आगे अदालत ने कहा कि हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोई भी ट्रांसजेंडर या फिर जेंडर विविधता वाला व्यक्ति अपने नियोक्ता से सर्जरी करवाने की अनुमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि उनके काम की प्रकृति ऐसी ना हो जो उनकी लैंगिक पहचान पर आधारित हो। बेशक नियोक्ताओं को उचित नोटिस दिया जाना चाहिए, हालांकि ये केवल दस्तावेजों आदि में आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करने के लिए होना चाहिए। याचिका के अनुसार कौशिक ने 2019 में जेंडर पुष्टिकरण सर्जरी करवाई थी। उनको 22 नवंबर 2022 को उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी में अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वहां केवल 8 दिन काम किया और उन्होंने आरोप लगाया कि पारंपरिक लैंगिक मानदंडों का पालन न करने के कारण सहकर्मियों और स्टूडेंट्स के द्वारा उन्हें शारीरिक शर्मिंदगी और उपहास का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने राज्य को भी भेदभावपूर्ण भेदभाव के लिए दोषी ठहराया, क्योंकि संघ और राज्य शिक्षा एवं सामाजिक न्याय प्राधिकरण और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में अधिनियम और नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने दोहराया कि सीबीआई जांच एक असाधारण उपाय है जो केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उचित है, जैसे कि राज्य एजेंसियों के साथ समझौता किया गया हो, मौलिक अधिकार दांव पर लगे हों या फिर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उत्पन्न हों। कोर्ट ने कहा कि भर्ती विवाद आमतौर पर इस सीमा को पार नहीं करते जब तक कि वो कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर न दे। अदालत ने कहा कि यदि घटना के राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं और ये पूर्ण न्याय करने या फिर मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से हो सकता है, तो अदालत ने आगे ये भी कहा है कि यदि घटना के राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं और ये पूर्ण न्याय करने या मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से हो सकता है। अदालत ऐसे विवेक का प्रयोग कर सकती है जब तक प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य का खुलासा न हो जाए, तब तक केवल व्यापक टिप्पणियां सीबीआई जांच करने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे कहा गया है कि भर्ती से संबंधित मामलों में नियमित रूप से सीबीआई जांच का निर्देश देना उचित नहीं होगा, जब तक कि रिकॉर्ड में दर्ज तथ्य इतने असामान्य न हो कि अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दें। सीबीआई जांच का आदेश अंतिम उपाय के रूप में तब दिया जाना चाहिए जब संवैधानिक न्यायालय को ये विश्वास हो जाए कि प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया गया है या उसके पास ये मानने के कारण हो कि इसमें इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि इससे न्यायालयों की अंतरात्मा या फिर न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास डगमगा जाए। एक सम्मोहक मामला कोर्ट के ध्यान में लाया जाना चाहिए जब प्रथम दृष्टया प्रणालीगत विफलता उच्च पदस्थ राज्य अधिकारियों या फिर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता की ओर इशारा करता हो, या जब फिर स्थानीय पुलिस का आचरण ही नागरिकों के मन में निष्पक्ष जांच करने की उनकी क्षमता के बारे में उचित संदेह पैदा करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की है, जिसमें एक मुस्लिम विधवा को उनके मृत पति की संपत्ति में 3.4 हिस्सेदारी से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि यदि मुस्लिम पत्नी के कोई संतान नहीं है तो वो केवल 1/4 हिस्सेदारी की ही हकदार होती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मृतक के भाई के द्वारा किए गए बिक्री समझौते से विधवा के वारिस होने के अधिकार प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ऐसा समझौता मालिकाना हक स्थानांतरित या समाप्त नहीं करता। मामला चंद खान की संपत्ति से संबंधित था,
जो बिना उत्तराधिकारी और संतान के निधन हो गया। उनकी विधवा ज़ोहरा रबी ने दावा किया है कि मुस्लिम कानून के तहत उन्हें संपत्ति का 3/4 हिस्सा मिलना चाहिए। मृतक के भाई यानी कि प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मृतक के द्वारा जीवन काल में संपन्न किए गए बिक्री समझौते के तहत संपत्ति का एक हिस्सा पहले ही हस्तांतरित हो गया था, इसलिए इसे वारिसी पुल से बाहर रखा जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने यह भी मान लिया, लेकिन अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और कहा है कि बिक्री समझौते से मालिकाना हक पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के तहत बिक्री का समझौता स्वयं में अचल संपत्ति का मालिकाना हक नहीं देता है। चूंकि कोई रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं बनाई गई थी, मृतक की मृत्यु तक संपत्ति उसी के नाम रही और इसलिए ये मौरुक्का संपत्ति का हिस्सा बनी, जिसे कानूनी वारिसों में बांटना था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने मुस्लिम कानून के तहत मौरुक्का और उत्तराधिकार की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि मौरुक्का में मृतक मुस्लिम के द्वारा छोड़ी गई सभी चल और अचल संपत्तियां शामिल होती हैं। वितरण से पहले वैध वसीयत और मृतक के ऋण चुकाए जाते हैं। शेष संपत्ति फिर कुरान में निर्धारित हिस्सों के अनुसार वारिसों में बांटी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने विधवा की याचिका खारिज करते हुए ये स्पष्ट किया कि मुस्लिम कानून के तहत वारिसों के लिए कुरान में निर्धारित हिस्सेदारी मान्य होती है। यदि विधवा के कोई संतान या पोते पोती नहीं है तो उन्हें 1/4 हिस्सा मिलता है और यदि संतान है तो हिस्सेदारी घटकर 1/8 हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड के स्कूल टीचरों की बर्खास्तगी रद्द कर दी है। कोर्ट ने पाया कि टीचरों को एक अलग आरोप के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था, जिसका उल्लेख कभी भी उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में नहीं किया गया था। उन्हें एक ऐसे आरोप के लिए दंडित किया गया जिसका जवाब देने का उन्हें कभी अवसर भी नहीं मिला। संक्षेप में कहें तो शिक्षकों ने आरोप ए के विरुद्ध सफलतापूर्वक अपना बचाव किया, लेकिन उन्हें अनाभिहित आरोप बी के लिए दंडित कर दिया गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बताते चले कि अपीलकर्ताओं को 2015 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति के कुछ ही महीनों के बाद 2016 में उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। मूल कारण बताओ नोटिस में मुख्य रूप से ये आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ताओं ने पद के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम 45% अंक प्राप्त नहीं किए हैं। अपीलकर्ताओं ने यह भी जवाब दिया कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार होने के नाते उन्हें केवल 40% अंक की आवश्यकता है। चूंकि उन्होंने ये अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उनकी पात्रता पर विवाद नहीं किया जा सकता। नियोक्ता ने इस बचाव को स्वीकार करने की बजाय एक नया अनकहा आरोप भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं के द्वारा 40% की गणना की विधि गलत है, क्योंकि जब उन्हें उनके व्यावसायिक अंकों को बाहर कर दिया जाता है तो उनके अंक 40% से नीचे चले जाते हैं, जिससे वो अयोग्य हो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना ही बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जहां एकल जज ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और बर्खास्तगी रद्द कर दी। हालांकि खंडपीठ ने सिंगल जज के फैसले को पलट दिया, जिसके कारण अपीलकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी पड़ी। खंडपीठ का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस दत्ता के द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया कि शिक्षकों को उस कारण के लिए दंडित करके जो मूल आरोप का हिस्सा नहीं था, प्रतिवादी ने उचित प्रक्रिया का मौलिक उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसी स्थिति के समान है जहां नोटिस प्राप्त करने वाला व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने खिलाफ लगाए गए आरोप का बचाव करता है, लेकिन उसे सिविल परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि नोटिफायर उसे एक अलग आरोप के लिए दोषी पाता है, जिसके संबंध में उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था।
ऐसे मामले में मूल आरोप से भिन्न दोष सिद्धि बिना उचित अवसर दिए उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करती है और किसी भी आदेश या कार्रवाई को अस्थिर कर देती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता रवि और प्रेमलाल को उनकी मूल नियुक्ति की तारीख से निरंतर सेवा में माना जाएगा, जैसे कि उनकी सेवाएं कभी समाप्त ही नहीं हुई थी। उन्हें वेतन के बकाया सहित सभी सेवा लाभ और मूल नियुक्ति की तारीखों से वरिष्ठता के वो हकदार होंगे। हालांकि पदोन्नति के लिए अनुभव मानदंड को पूरा करने के उद्देश्य से ड्यूटी पर न बिताई गई अवधि की गणना नहीं की जाएगी, क्योंकि शिक्षण का व्यवहारिक अनुभव स्टूडेंट्स को पाठ पढ़ाने से प्राप्त होता है। रविवार की एक तत्काल सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील को गिरफ्तारी के संरक्षण प्रदान किए, जिसने आरोप लगाया कि फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के कहने पर उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण एफआईआर दर्ज की गई। ये आरोप अदालत के द्वारा अलगबंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में पुलिस अधीक्षक को तलब किए जाने के कुछ ही दिनों के बाद लगाया गया है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ के निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता वकील अवधेश मिश्रा को संगठित अपराध, आपराधिक षड्यंत्र, जबरन वसूली और अन्य कथित अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में 29 अक्टूबर 2025 तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वर्तमान मामला सितंबर में प्रीति यादव नामक महिला के द्वारा हाई कोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसके पति को फतेहगढ़ पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में लिया था और प्रताड़ित भी किया। फतेहगढ़ के स्थानीय वकील एडवोकेट अवधेश मिश्रा ने प्रीति यादव को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी और उन्हें एडवोकेट संतोष कुमार पांडे से मिलवाया था, जिन्होंने बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और उस याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में ये बात सामने आई कि पुलिस ने प्रीति यादव को कुछ कागजों पर ये दावा करते हुए हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया कि उन्होंने कोई याचिका दायर नहीं की है और उनके पति पुलिस हिरासत में नहीं है। जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो प्रीति यादव और उनके वकील अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और स्पष्ट रूप से कहा कि यादव को पुलिस अधिकारियों ने ऐसी घोषणा करने के लिए मजबूर किया है। 9 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने इस बयान को गंभीरता से लिया और अपने आदेश में ये दर्ज किया कि पुलिस का कृत्य न्याय में बाधा डालने का स्पष्ट कृत्य प्रतीत होता है। इसके बाद अदालत ने फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और अन्य अधिकारियों को 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया। अब कथित तौर पर हाईकोर्ट में हुए घटनाक्रम और एडवोकेट मिश्रा यानी कि याचिकाकर्ता के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाली याचिकाकर्ता प्रीति यादव को दी गई सहायता से नाखुश होकर एसपी आरती सिंह के इशारे पर याचिकाकर्ता को परेशान किया गया। मिश्रा की याचिका के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसपी आरती सिंह ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और 11 अक्टूबर को मिश्रा पर एक अभियुक्त 2020 के मामले से अभियोजन पक्ष के अपने पक्ष में गवाही देने के लिए 5 लाख मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। मामले और संबंधित पुलिस अधीक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक कोई गिरफ्तारी न की जाए और पुलिस अधीक्षक सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि मामले को 29 अक्टूबर 2025 को नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन भी किया है। मीडिया को इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने से बचने की चेतावनी भी दी है और न्यायमूर्ति राजा विजय राघवन वी और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की और जांच अधिकारी से एक अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त की है। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई बंद कमरे में की।
कोर्ट ने सितंबर में इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, जब सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट से पता चला था कि सोने की चोरी में कई अनियमितताएं हुई हैं। कोर्ट ने ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के दौरान सुरक्षा में चूक और सोने की मात्रा में विसंगतियों पर चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र और न्यायालय निरीक्षित जांच का आदेश दिया है और सभी अधिकारियों को जांच के दौरान मीडिया के साथ जानकारी साझा न करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई और जांच अभी भी जारी है और कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश भी पारित किया है, जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। कोर्ट राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.